प्रशांत किशोर की रैली और हम्म, उसके पहले दिन में ये घटनाक्रम चलता रहा कि एक लाठीचार्ज हुआ है कन्हैया कुमार के नेतृत्व में जाने वाले कांग्रेस डेलीगेशन पर, जो मुख्यमंत्री के घर का घेराव कर रही थी। मैं दोनों खबरों पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा, पर मेरा ज्यादा जोर पहला प्रशांत किशोर पर होगा, क्योंकि ये माना जा रहा था कि वो एक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। हम्म, उत्साह में आकर उन्होंने गांधी मैदान में रैली कर ली और हम्म, दिख रहा था, जो भी फोटो सामने आए, कि पूरा का पूरा मैदान खाली है, बहुत हम्म। सारी कुर्सियां खाली हैं। क्या यह माना जाए कि प्रशांत किशोर की गाड़ी चलने से पहले ही पंक्चर हो चुकी है बिहार में? देखिए, जहां तक प्रशांत जी का सवाल है, मैं नहीं मानता हूं कि उनकी गाड़ी चलने से पहले पंचर हो चुकी है। जो नई उभरती हुई शक्तियां होती हैं, उनको थोड़े उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। उनको सारी चीजें नए सिरे से स्थापित करनी है। इसलिए ये मानना कि उनकी मान लो एक रैली में कम भीड़ दिखाई पड़ी तो केवल इसके आधार पर मान लिया जाए कि अब वो बिल्कुल उनको इतनी जोर से छक्का मार दिया गया है, बाउंड्री के बाहर चले गए हैं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। उन्होंने पिछले जो उपचुनाव हुए थे, उन उपचुनावों में जब उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे तो उनके उम्मीदवारों को अच्छे वोट मिले थे। हम लोगों ने उसके ऊपर चर्चा भी की थी। इसका मतलब यह है कि बिहार की जनता तक उनका संदेश पहुंच रहा है। दूसरे, वो गांव गांव जाकर काफी मेहनत के साथ में, उनकी शैली जो भी हो, उनकी पार्टी का ढांचा जो भी हो, आम पार्टियों के ढांचे से उनकी पार्टी का ढांचा अलग है। वो बेरोजगारी के सवाल के ऊपर फोकस भी दे रहे हैं, नौजवान के सवाल के ऊपर फोकस दे रहे हैं, जो कि बिहार की राजनीति का इस वक्त सबसे बड़ा ज्वलंत सवाल है कि बिहार का नौजवान क्या करेगा। देश में सबसे ज्यादा युवा लोग बिहार में हैं और 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। सरकारी जब अपने खाली पद भरने के लिए तैयार नहीं है, तो और दूसरे क्षेत्रों में नौजवानों को कहां से नौकरियां प्राप्त होंगी, तो बहुत बड़ी विकट समस्या है। और लगातार नीतीश कुमार मुद्दतों से ऐसा लगता है 2000 साल से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब तो ऐसा लगता है दूसरे मुख्यमंत्रियों की लोगों को याद भी जा चुकी है। तो प्रशांत किशोर इस परिस्थिति में एक उभरती हुई शक्ति हैं और उनकी चुनौती को अगर हल्के ढंग से लिया जाएगा तो उससे हल्के ढंग से लेने वालों को नुकसान हो सकता है। और कुल मिलाकर उनमें कितनी राजनीतिक ताकत है, कितना जमीनी काम उनका हुआ है, ये विधानसभा चुनाव ही बताएगा। लेकिन एक बात तो मुझे साफ दिखाई पड़ती है कि प्रशांत किशोर की राजनीति ये राजनीति नहीं है कि जैसे वो ब्राह्मणों की राजनीति हो, यादवों की राजनीति हो या भूमिहारों की राजनीति हो। इस प्रकार की राजनीति नहीं है। वो भले ही ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते हों, लेकिन उनकी राजनीति इस प्रकार की नहीं है। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो बिहार की राजनीति करें। तो उनकी जो स्टार्टिंग कैपिटल है, यानी जो शुरुआती पूंजी है, वो किसी एक जाति समुदाय की राजनीति नहीं है, ना वो हिंदुत्ववाद की तरह या मार्क्सवाद की तरह किसी विचारधारा की राजनीति है। हम जानते हैं कि इस पैटर्न की एक पार्टी, आम आदमी पार्टी, दिल्ली में नए तरीके से राजनीति में उतरी थी और उसको अभूतपूर्व कामयाबी हुई। अभी भी वो दिल्ली की चुनाव जरूर हार गई है, लेकिन दिल्ली की बहुत बड़ी ताकत है, पंजाब में भी बड़ी ताकत है। तो इस प्रकार की पार्टियों के लिए गुंजाइश होती है। तो इसलिए प्रशांत किशोर के बारे में तो मेरी राय ये है। दूसरी बात आपकी कौन सी थी, याद दिलाइए जरा। मैं दूसरी बात की तरफ आऊंगा, लेकिन मेरा सवाल इस संभावना की तरफ है जिसका आप जिक्र कर रहे थे आम आदमी पार्टी के रूप में, जी। कि क्या आमतौर पर माना जाता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश ये ऐसे राज्य हैं जहां पर जातिगत या सामुदायिक पहचान चुनावी राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? क्या आप ऐसी संभावना देखते हैं कि एक ऐसा समय आए जब इन पहचानों से ऊपर जाकर, हाल के दौर में तो ऐसा दिखता नहीं, पर फिर भी क्या ऐसा हो सकता है कि लोग ऐसे नेता को चुन लें जो बुनियादी मुद्दे उठा रहा है, जैसे देखिए, प्रशांत किशोर कोशिश कर रहे हैं? जिस तरह की सफलता आम आदमी पार्टी को मिली है कि उसने सबको हरा दिया, जो स्थापित पार्टियां थी उनका सुपड़ा साफ कर दिया, कांग्रेस को जीरो कर दिया, भाजपा की 3 सीटें कर दी। जरूरी नहीं कि हर एक की राजनीतिक प्रगति इसी शैली में हो। जरूरी नहीं है कि वो एकदम चुनाव लड़े और उसके बाद वो तुरंत मुख्यमंत्री बन जाए, मतलब ये जरूरी नहीं है। बिहार जैसी जगह में देर लग सकती है इस काम को करने में, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल बहुत जमी हुई पार्टी है और मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रति एक प्रकार का मोहभंग वैसी स्थिति बनी हुई है। अभी भी बिहार के यादव, मुसलमान और कुछ और पिछड़ा समाज जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ में है। भारतीय जनता पार्टी भी बिहार की बहुत बड़ी मजबूत ताकत है। नीतीश कुमार भी अपने तरीके से बिहार में भी लोकसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। तो प्रशांत किशोर के सामने उस तरह का शून्य नहीं है जिस तरह का शून्य आम आदमी पार्टी के सामने
शून्य का मतलब मेरा वैक्यूम से है, मतलब जो है उस तरह का अंतराल नहीं है, ऐसा पंजाब में था और जैसा एक जमाने में दिल्ली में था। तो उनको वो सफलता प्राप्त करने में देर लग सकती है, लेकिन आखिरकार कब तक बिहार की जनता, ये भी तो सोचने की बात है, कब तक बिहार की जनता इसी आधार पर वोट करती रहेगी कि साहब फलाना आदमी हमारी पार्टी का, हमारी जाति का नेता है। ऐसी राजनीति में ऐसा क्षण आ ही सकता है जब लोग सोचें चलो एक बार इस हिसाब से भी वोट करके देखते हैं। और ऐसा करने के लिए जरूरी नहीं कि 100% लोग ऐसा सोचें। अगर 35% लोग ऐसा सोच लेंगे, हम इस हिसाब से वोट पड़ते हैं, तो जीत जाएंगे चुनाव। एक मल्टी कॉर्नर कॉन्टेक्स्ट में, एक बहुकोणीय मुकाबले में अगर 30 से 35% लोग भी इस बात को सोच लें कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो वो चुनाव जीत जाएंगे। मौजूदा समय में आपको क्या लगता है कि जो प्रशांत किशोर जैसी शक्ति अगर उभरती है, जैसा कि पिछले उपचुनाव में उन्होंने दिखाया कि उनके पास कुछ वोट आ सकते हैं, तो उसका नुकसान किसको ज्यादा होगा? किसी को भी हो सकता है, या आरजेडी को ज्यादा होगा, या बीजेपी को ज्यादा होगा? देखिए, अगर जातिगत दृष्टि से सोचें तो उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि इस प्रकार की अपील जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं और इस प्रकार का आग्रह जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं, उसमें पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान और ऐसी जातियों के लोग, उसमें शिक्षित लोग ज्यादा होते हैं, वो लोग उसकी तरफ ज्यादा आकृष्ट होंगे। तो ये लोग आमतौर पर भाजपा की तरफ झुके हुए रहे हैं अभी तक। तो अगर उनमें से कोई टूट हो, प्रशांत किशोर की तरफ वोट जाते हैं, तो उससे भाजपा को नुकसान होने का ज्यादा अंदेशा है।